नमस्कार। हिंदी कक्षा में आज सभी छात्रों का स्वागत करती हूँ मैं। और आज हमारा विषय है भाषा और व्याकरण। बच्चों, आप जानते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुँचाता है और दूसरों के विचारों को सुनकर अथवा पढ़कर समझता है। पशु पक्षी भी विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकालकर अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं, किंतु उन ध्वनियों को भाषा नहीं कहा जाता। केवल जो मनुष्य जो हैं वही भाषा बोलते हैं। सोचो, यदि भाषा न हो तो क्या स्थिति होगी। क्या हम अपने मन की बातों को दूसरों तक कैसे पहुंचाएंगे या दूसरों के विचार कैसे जानेंगे। तो भाषा के बिना तो क्या हो जाएगा, हम सब गूंगे हो जाएंगे। अतः हमारे जीवन में भाषा का बहुत महत्व है। अब बात करते हैं हम भाषा के रूप के बारे में कि भाषा के कितने रूप हैं। जब हम बोलकर और लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं, इस प्रकार भाषा के दो रूप हमारे सामने आते हैं। सबसे पहला हमारा मौखिक रूप, दूसरा लिखित रूप। अब मौखिक भाषा के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि मौखिक भाषा जो है हमारी भाषा का सबसे प्राचीनतम रूप है। यानी कि पुराने समय में जो लोग जो है केवल मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते थे, क्योंकि उस समय तक लिखित भाषा के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। ये कह सकते हैं कि इसको बाद में, इसकी प्रणाली का बाद में प्रयोग किया गया है। पहले लोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बात करने के लिए केवल मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते थे। यानी कि आपस में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए केवल बातों का ही, यानी कि बोलकर ही बातों को एक दूसरे को समझाया जाता था। तो मौखिक भाषा की परिभाषा क्या होगी कि भाषा का वह रूप जब हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनकर समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे बातचीत, भाषण, कहानी सुनना, सुनाना आदि। यानी कि जिस प्रकार से अगर आपकी मैं बात करूं कि मैं अपने मुंह से बोल रही हूं और आप अपने कानों से सुन रहे हैं, तो ये भाषा का कौन सा उदाहरण है, मौखिक भाषा का। अब बात करते हैं लिखित भाषा के बारे में कि भाषा का वह रूप जिसे लिखकर प्रकट किया जाए और पढ़कर समझा जाए उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लेखन, निबंध लेखन, समाचार पत्र, पुस्तक पढ़ना। अब इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा सबको कि इसमें अखबार समाचार पत्र पढ़ रहा है एक मनुष्य है। तो इस समाचार पत्र में क्या लिखित भाषा को वह अपने मुंह से पढ़ रहा है, यानी कि लिखे हुए वाक्यों को वह उसको पढ़ रहा है। तो ये कौन सी भाषा का उदाहरण है, लिखित भाषा का उदाहरण है। उसके बाद है बच्चों, आप पढ़ चुके हैं कि भाषा भारत में जो है बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे कश्मीर में कश्मीरी, बंगाल में बांग्ला, केरल में मलयालम, उड़ीसा में उड़िया, गुजरात में गुजराती, मध्य प्रदेश में हिंदी। यानी कि ये कुछ जो है हमारे भारत देश के कुछ राज्य हैं जिनमें भाषाएं बोली जाती हैं। इसी प्रकार से अगर हम देशों की बात करें तो संसार के विभिन्न देशों में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे जापान में कौन सी भाषा बोलते हैं, जापानी। रूस में रूसी, चीन में चीनी, इंग्लैंड में अंग्रेजी, फ्रांस में फ्रांसीसी और स्पेनिश, जर्मनी, अरबी, फारसी, ये कुछ अलग भारत संसार की कुछ अलग भाषाएं हैं। तो अब बात करते हैं लिपि के बारे में। तो भाषा को चिन्हों द्वारा लिखने की प्रणाली को लिपि कहते हैं। यानी कि हर एक भाषा को लिखने का कोई चिन्ह होता है और जो प्रणाली का प्रयोग करते हैं उसको लिपि कहते हैं। लिखने के लिए भी कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं, ये चिन्ह ही लिपि के नाम से जाने जाते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लिखने के ढंग अथवा रीति को लिपि कहते हैं। हर भाषा की अपनी विशेष लिपि होती है और नीचे इस प्रकार से नीचे कुछ भाषाओं और उनकी लिपियों के नाम दिए गए हैं। जैसे भाषा का नाम मैं बात करूँ यहाँ पे हिंदी, जो हमारी मातृभाषा है, सर्वाधिक बोले जाने वाली विश्व में दूसरी भाषा में हिंदी का नाम आता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए, कोई प्रश्न आपसे ये करे कि आपकी लिपि का नाम क्या है, हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है, तो आपका उत्तर होगा देवनागरी। और इसी प्रकार से उर्दू की लिपि है फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी, अंग्रेजी की रोमन और संस्कृत की देवनागरी। तो इस प्रकार से आज हमने भाषा के बारे में जाना कि भाषा के प्रकार कितने हैं, लिपि के बारे में जाना कि किस भाषा की कौन सी लिपि है। इस प्रकार इस सभी पाठ को आप लोग सभी याद कर पाएंगे। धन्यवाद छात्रों।